ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है स्वास्थ्य संकल्प। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम कोरोना से जुड़ी हुई और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, ये कार्यक्रम यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि सार्वजनिक स्थान जो साफ सुथरे और सुरक्षित रहना चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। और आज हमारे एपिसोड में एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, जो कि नगर निगम उज्जैन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में आपका। थैंक यू मैम। तो सर, जैसा कि आज का हमारा मुख्य विषय है कार्यक्रम का कि सार्वजनिक स्थलों पर जो साफ सफाई होना चाहिए ताकि कोई भी संक्रमण या बीमारी वहां से ना फैले, तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आखिर सार्वजनिक स्थलों से, सार्वजनिक स्थान जो है यानी पब्लिक प्लेसेस जिन्हें कहते हैं, उससे लोग क्या समझेंगे, किन स्थानों को सार्वजनिक स्थानों की श्रेणी में रखा गया है? सामान्य भाषा में अगर कहा जाए मैम, तो आई थिंक रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट तो यहाँ है नहीं, चाट चौपाटी है, साप्ताहिक हाट बाजार है, और वो कोई भी पब्लिक पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम भीड़ इकट्ठी होती है उसको हम लोग पब्लिक प्लेस मानते हैं जी। जैसे उज्जैन महान धार्मिक नगरी है, महाकाल जी की सवारी है तो महाकाल जी क्षेत्र पूरा पब्लिक प्लेस बन जाता है जी। नवरात्रि आएंगी तो हरसिद्धि माता क्षेत्र हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी बनाई थी तो अलग अलग भी होता है और प्रतिदिन भी होता है। तो जहाँ पब्लिक की एक हद से ज्यादा संख्या है वो हमारे लिए पब्लिक प्लेस है जी। तो जैसा कि आपने बताया, जहाँ पर भी ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते जुलते हैं, साथ में भीड़ जहाँ पर होती है, वो सभी सार्वजनिक स्थान कहलाते हैं। तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई होना कितना महत्वपूर्ण है? इन स्थलों की सफाई कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नगर निगम भी काम करे और उसके साथ साथ ये कि नागरिकों से भी हम लोगों की अपेक्षा है कि नागरिक भी सफाई व्यवस्था में सहयोग दें। वैसे जितने प्रमुख धार्मिक और इस तरह के स्थल हैं वहां पे 3 समय सफाई होती है, एक प्रातःकालीन, एक दोपहर को, और विशेष धार्मिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में रात्रि को 11:30, 12, 1 बजे तक भी हमारी ग्लोबल की गाड़ियां चलती हैं और सफाई मित्र बराबर स्वीपिंग काम करते हुए लगभग 24 घंटे सफाई व्यवस्था हमारी रहती है। इन जगह की साफ सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि एक गली में डेफिनेटली 10-20 लोग जाएंगे, एक सड़क पे 100-200 लोग जाएंगे, लेकिन जैसा आपने प्रश्न पूछा सार्वजनिक प्लेस, तो हो सकता है वहां पे 1 लाख 2 लाख की भी आबादी हो, तो वहां अगर कोई संक्रामक बीमारी या इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहां मैक्सिमम युद्ध स्तर की सफाई का प्रयास करते हैं। साथ ही जनता को भी बैनर के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, अनाउंसमेंट के द्वारा जागरूक करते हैं कि वो भी साफ सफाई में सहयोग दें जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, कोई भी जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर बहुत सारे लोगों की आवाजाही रहती है, लोग आते जाते हैं, खड़े रहते हैं। तो अगर वहां पर गंदगी होगी तो वहां पर बीमारियों के पनपने की समस्या होगी और उस वजह से सभी लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सभी तरह की बीमारियों से बचे रहने के लिए सार्वजनिक स्थानों का स्वच्छ रहना, साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और नगर निगम के द्वारा ये सफाई व्यवस्था काफ़ी हद तक देखी जाती है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा, ये नागरिकों से भी अपेक्षा है कि वो भी इन सार्वजनिक स्थलों की सफाई का ध्यान रखें और अपना भी ये कर्तव्य समझे कि वहाँ पर गंदगी ना करें। सर, हम आगे इसमें यही जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि सभी जगह की इन महत्वपूर्ण जगहों की साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम द्वारा देखी जाती है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा इन जगहों की सफाई के लिए की गई हैं? सबसे फर्स्ट तो स्वीपिंग होती है। स्वीपिंग 2 तरह की होती है, एक मैनुअल और एक कभी कभी जैसे VIP रूट है या काफी लंबी चौड़ी सड़क है तो उस पे हमारा स्वीपिंग वाहन ट्रक है, वो ब्रश से पूरी धूल वगैरह सक करता हुआ चलता है। आफ्टर उसको हम लोग MR5 और गऊ घाट पे ले जाते हैं। कहीं बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल है
तो उसको CND वेस्ट मान के कलेक्ट करके उसको MR5 पे ले जाते हैं, जहां से उसको एक मॉडिफाइड करके जिसके टाइल्स बनते हैं, तो एक कचरे का ये पुनर्उपयोग भी साबित होता है, जिससे एक अच्छी सृजनात्मक व्यक्ति भी बनती है और साथ में लोगों के कचरे का भार भी कम होता है और नगर निगम की आर्थिक आय भी होती है। इसी तरह बड़े बड़े धार्मिक प्लेस से निकलने वाला जो फूल का निर्मल सामग्री का कचरा है, वो हमारे मंगलनाथ पे अगरबत्ती प्लांट में जाता है, जहां जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो उससे अगरबत्ती फॉर्म करते हैं। तो इस तरह कचरा कम हो और सुविधा ज्यादा हो, ऐसा प्रयास नगर निगम करता है। जी, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि कचरे का भी उपयोग करके काम की चीजें बनाई जा रही हैं। सर, अगर जैसे कोई भी आम नागरिक है हमारे उज्जैन का, अगर वो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर है और वहां से संबंधित कोई भी वो बात कहना चाहता है, चाहे वो साफ सफाई से जुड़ी हो या चाहे वहां पर मवेशियों की समस्या से हो, कोई भी अगर उसे बात करनी है, तो क्या क्या सुविधाएं नगर निगम द्वारा दी गई हैं कि लोग नगर निगम से उनके बारे में बात कर सकते हैं या उन सुविधाओं को ले सकते हैं? उन सुविधाओं के लिए एक तो UMC ऐप है जी, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य शाखा, उद्यान शाखा, प्रकाश शाखा, जल प्रदाय, तरह तरह की जितनी डिपार्टमेंट वाइज कंप्लेंट है जी, उसका 24-48 घंटे में अधिकारी निष्पादन करते हैं। सेकंड, कंट्रोल रूम के नंबर फ्लैश हैं, कंट्रोल रूम पे शिकायत दी जा सकती है। चौथा, जैसे कि परसों दैनिक भास्कर में आया कि जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके भी नंबर पता हुआ है, वहां पे भी डायरेक्ट आप करेंगे तो हम लोग उतना ही रेस्पॉन्स देंगे जितना कि ऐप और इस पे देते हैं UMC पे। जी, तो ऐसी क्या क्या परिस्थितियां हैं जिनके लिए नागरिक संपर्क कर सकते हैं नगर निगम से? लगभग स्वास्थ्य विभाग में स्वीपिंग की प्रॉब्लम आती है, नाली सफाई की आती है, अतिक्रमण की आती है, या मृत जानवर उठाने की आती है, या सड़े गले फल फ्रूट वगैरह की आती है। जी, तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो नागरिक बेझिझक संपर्क कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ जी आज हमारे साथ हैं और उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इतनी सारी सुविधाएं नगर निगम द्वारा हमारे उज्जैन की जनता को दी जा रही है, जो कि साफ सफाई और आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं और साफ सफाई के लिए आप खुद भी आगे आएं और नगर निगम तो आपको पूरा सहयोग करेगा ही। सर, हम जैसा कि एक कोरोना की बीमारी के बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, ये महामारी का दौर निकला है, इस दौरान भी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था और सार्वजनिक स्थलों का तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो हम यही जानना चाहेंगे कि नगर निगम द्वारा कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई या क्या व्यवस्थाएं की गई ताकि सभी नागरिक लोग सुरक्षित रहें और कोरोना का संक्रमण ना फैले? एक्चुअली कोरोना का जो मैक्सिमम डरावना समय था जी, वो भगवान महाकाल जी की कृपा से अब चला गया है और ईश्वर न करे कि लौट के आए। बट उस समय जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो हम लोगों ने सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन और ये सोडियम हाइपोक्लोराइड इसमें टैंकर में पानी से डाइल्यूट करके इसमें 3 टीमें बनाई थी, जिसमें हेल्थ विभाग के डॉक्टर्स थे, रेवेन्यू ऑफिसर, SDM साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब थे, प्लस नगर निगम और NGO संस्थाएं थी। तो जितने कोरोना पेशेंट जिस जोन में, जिस वार्ड में मिलते थे, नगर निगम 12 और 24 घंटे के अंदर उनके निवास के आसपास सैनिटाइजर करता था ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। और इसके अलावा अदर सामाजिक संस्था, NGO वगैरह की मदद से और नगर निगम ने स्वयं के प्रयास से निःशुल्क भोजन भी जो गरीब थे, जिनके घरों को बैरिकेड्स में कैद कर दिया गया था, एक मानवीयता की दृष्टि से हम लोगों ने वो काम भी किया और लोगों को अवेयर भी किया। पर आज मैं समझता हूं कि लगभग कोरोना का प्रभाव बहुत कम अल्प मात्रा में है। अब स्वयं लोग इतने शिक्षित हो गए कि हमें बताने की आवश्यकता नहीं कि आप साबुन से हाथ धोएं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं कि आप सैनिटाइजर का यूज करें, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आप मास्क पहने और पब्लिक प्लेस भीड़ भाड़ में बचे। ये अलग बात है कि हम लोग जानते हैं पर मानते नहीं है जी। लेकिन जैसा कि न्यूज़पेपर में और हेल्थ बुलेटिन में अभी भी आता है कि पूरा हाथी निकल गया, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी पूंछ है, तो उसका और ज्यादा विस्तार न हो जाए, इसलिए नगर निगम प्रशासन की यही अपील है कि हम लोग अभी ये मान के चलें कि कोरोना की जो सावधानियां थी वो हमें अभी भी कंटिन्यूशन ही अपनी लाइफ में करना है।
जी, तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि अभी भी हम यही अपील करेंगे रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के माध्यम से भी कि आप सभी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करते रहें, समय समय पर हाथ धोएं और किसी भी स्थान पर भीड़भाड़ ना करें, उचित दूरी बनाए रखें और साथ ही अपने आसपास की साफ सफाई का भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। तो सर जैसा कि आज हम बहुत ही अच्छी चर्चा कर रहे हैं और हमारे सारे श्रोताओं को जानकारी भी मिल रही है कि किस प्रकार से हमारे उज्जैन में साफ सफाई की व्यवस्था रहती है। तो अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय कई सारी जो है सीजनल बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, ये भी गंदगी के कारण और साफ सफाई के अभाव में काफ़ी सारी बीमारियां फैलने का भी डर रहता है। क्या इसके लिए कोई खास व्यवस्था की जाती है नगर निगम द्वारा? हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को इस बारे में भी कुछ जानकारी दें। सफाई के बाद एक्चुअली जो ब्लीचिंग होता है वो हम लोग नालियों में डालते हैं और वर्कशॉप में जो जला हुआ ट्रैक्टर का ऑयल है उसको लकड़ी की बुरादी के साथ कर देते हैं ताकि गड्ढों में डाला जा सके। लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने टायर ट्यूब कूलर की टंकियों में पानी न रखें, पानी का जवाब न होने दें और आधा दायित्व तो हमारा है, आधा नागरिकों का भी है। वैसे अभी ऐसी कोई भयंकर स्थिति नहीं है और जैसी बरसात समाप्त होगी वैसे ही नगर निगम की फॉगिंग मशीन धुएं वाली जो बरसात में नहीं चलती हैं वो भी नगर निगम स्टार्ट कराएगा ताकि मच्छरों की समस्या पर भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। जी, तो सर ये जैसा कि जो फॉगिंग मशीन के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये कब कब इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जैसे ही मच्छर बढ़ने लगते हैं वैसे ही नगर निगम द्वारा ही मशीन चलाई जाती है। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं कि कब कब ये मशीनों का उपयोग किया जाता है? बरसात समाप्त होते ही जस्ट फिर हम सर्दी में भी उपयोग करेंगे, गर्मी में भी करेंगे और प्रमुख स्थलों पे करते हैं, भीड़भाड़ वाले स्थलों पे करते हैं, झुग्गी स्लम में करते हैं। पूरे शहर को एक रूपता मानते हुए नगर निगम प्रयास करता है फॉगिंग की। जी, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि मच्छर काफ़ी हो जाते हैं बारिश के बाद और समय समय पर, और इन मच्छरों से मलेरिया और डेंगू जैसी भयानक बीमारियां फैलती हैं। तो दोस्तों नगर निगम द्वारा तो समय समय पर फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल करके मच्छरों को दूर करने का प्रयास किया ही जाता है, लेकिन आप सभी से भी ये अनुरोध है कि अपने आसपास गंदगी ना होने दें, गंदा पानी ना जमा होने दें, जिससे मच्छरों को बढ़ने से रोका जा सके और इन सभी बीमारियों से बचा रहा जा सके और आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सर आगे हम आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, जिसमें एक मुख्य ये भी है कि जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई रहना चाहिए, लेकिन कई बार जैसे जो ये गंदगी बढ़ जाती है तो इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं कि क्या कारण है कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है और सार्वजनिक स्थलों पर बार बार सफाई की आवश्यकता पड़ती है? जहाँ तक मुख्य सड़क है वहाँ सफाई हम लोग प्रॉपर कंट्रोल कर लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ नगर निगम सिर्फ नालियों के ऊपर कुछ जगह आधा आधा एक एक किलोमीटर तक अतिक्रमण है जी, और उस अतिक्रमण के कारण पूरी नाली ढक जाती है। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि 1 जुलाई से शासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन को टोटल प्रतिबंधित कर दिया है जी। लेकिन इतना जागरूक करने के बाद, पेनल्टी करने के बाद यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो डेफिनेटली वो अतिक्रमण के आधा 1 किलोमीटर के एरिया में अगर 2 पॉलिथीन भी फंस जाएंगी तो सारी नाली जाम हो जाएगी और उससे मच्छरों की वृद्धि होती है जी। तो उसके लिए पहली चीज नागरिकों से अपेक्षा ये है कि अतिक्रमण न करें, न करने दें जी। तो ओपन ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, प्रॉपर सफाई होती रहेगी। और सेकंड ये है कि पॉलिथीन जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है उसका यूज भी हम न करेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज उससे गायों की भी डेथ होती है, इंसानों की भी होती है, धरती माँ भी प्रदूषित होती है, जल भी प्रदूषित होता है और 700-800 साल तक उसका कोई डिस्पोजल नहीं होता जी। ये तो बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही सर आपने, यानी कि गंदगी का एक जो प्रमुख कारण है वो ये प्लास्टिक और थैलियां हैं। इन पे जो सरकार द्वारा बैन लगाया गया है, अगर इसका ठीक से पालन हो पाता है, सभी नागरिक इस आदेश का पालन करते हैं कि थैलियों का इस्तेमाल ना करें, तो काफी हद तक साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। डेफिनेटली 80 to 90% सुधार होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर एक और बात जो हम जानना चाहेंगे, जो कि रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं के लिए जानना महत्वपूर्ण रहेगी, वो ये है कि कई बार सभी सार्वजनिक स्थानों पर भी, सड़कों पर भी आवारा पशु या मवेशी घूमते हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, तो इनकी वजह से ये कई बार दुर्घटना का भी कारण बनते हैं। साथ ही साथ इनकी वजह से गंदगी भी बहुत होती ही है और साफ सफाई में असर पड़ता है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था, क्या सुविधाएं नगर निगम द्वारा दी गई हैं? जहाँ तक आवारा गाय का प्रश्न है,
उसके लिए 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 पशु टीम हमारी पूरे शहर में मूवमेंट करती है, जो कंट्रोल रूम या यूएमसी ऐप पे जो कंप्लेंट्स हैं वहां जाके गाय को जब्त करते हैं। जब्त करके ये चिंतामन गणेश जी से आगे कपिला खेड़ी, रत्नाखेड़ी कपिला गौशाला जो नगर निगम स्वामित्व की है, वहां पे हम लोग गाय को ले जाते हैं। वहां उनके ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था है, भूसा भी है, पानी भी है, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और वहां यदि पशु मालिक छुड़ाने आता है तो प्रथम बार में 2,000 रुपए, और दोबारा अगर कंफर्म हो गया कि दूसरी बार लापरवाही की तो 4,000 रुपए आर्थिक दंड देके हम लोग गाय छोड़ते हैं जी। साथ ही पशु मालिकों की भी मीटिंग कभी कभी बुला के उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी इस प्रकार की न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कोर्ट चालान और दंड की कार्रवाई नगर निगम करता रहता है जी। लेकिन इसमें थोड़ा हम नागरिकों को भी ये सोचने के लिए आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब तक कमाता है हम उसे घर में रखते हैं, लेकिन बुजुर्ग होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद निकाल नहीं देते। तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से गौ माता को यदि माँ कह रहे हैं तो दूध देने के बाद हम भी उसको सड़क पे न छोड़ें। ये सारी की सारे उत्तरदायित्व प्रशासन ही नहीं संभाल सकता, उसमें नागरिकों का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मेरा निवेदन है। बिल्कुल। और ये गाय के साथ साथ जैसे आपने दूसरा प्रश्न पूछा कुत्तों के लिए, तो उसके लिए भी कंप्लेंट प्राप्त होने पर हमारी डॉग स्क्वाड टीम घूमती रहती है। कंप्लेंट नहीं है तो भी सामान्यतः शहर के उन कुत्तों को पकड़कर जिनकी नसबंदी नहीं हुई है, नगर निगम सदावल रोड पर डॉग हाउस ले जाता है और इनका ऑपरेट करने के बाद 3-4 दिन तक मेडिकल डॉक्टर की देखरेख में केयर करके 5वें दिन उनको हम छोड़ देते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से थ्योरी ये है कि अब नए कुत्ते पैदा नहीं होंगे जी। तो यानी कि दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि अगर आप अपने इलाके में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मवेशियों की, पशु पक्षियों की वजह से परेशान है, तो वो भी आप एक नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं और उनको भी वहाँ से हटाने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा दी गई है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से साफ सफाई बनी रह सके जी। तो ये तो आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे सभी श्रोताओं को दी सर। अंत में मैं ये चाहूंगी कि रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी उज्जैन की जनता को, हमारे सभी श्रोताओं को? मैं तो एक छोटा सा संदेश ये देना चाहूंगा कि एक कदम नगर निगम मिलाता है, एक कदम नागरिकों को भी मिलाना चाहिए। सारा काम हम प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते, नागरिक और संस्थाएं और शासन मिल जाएगा तो डेफिनेटली जो आप चाहें वैसा होगा। इतनी अच्छी जानकारियां देने के लिए और अपना इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में आने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।